हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें चैप्टर चल रहा था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे वाली पहले वाली वीडियो में हम विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि विद्युत का मतलब होता है आवेश से, और क्षेत्र तो होता है उसके चारों का एरिया। ठीक है ना? यानी हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों का क्षेत्र, किसी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश ला के रख दे। ठीक, तो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। जैसे कि परिभाषा भी इसकी है कि किसी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जिस आवेश के पास लेके आ रहे हैं उस आवेश का क्या कहलाता है? वो विद्युत क्षेत्र। ठीक, ऐसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई आवेश है, कोई इस आवेश के पास कोई अन्य आवेश लेके आए, तो ये आवेश इस पे या तो आकर्षण का बल लगाएगा या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। जिस दूरी से ये वाला आवेश जिस दूरी पे इस बल लगाना शुरू कर देगा, वो दूरी उसके चारों ओर की क्या कहलाएगी? उसका विद्युत क्षेत्र। तो ये बन जाएगा इसके चारों का विद्युत क्षेत्र। अब इस आवेश के इतनी दूरी से मानकर कहीं पर भी हम इस आवेश को रखेंगे तो ये उस पर या तो आकर्षण का बल लगाएगा या प्रतिकर्षण। तो ये अनुभव करता है, इसलिए कहते हैं कि जो अन्य आवेश रखने पर जो क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये बताएगा आवेश कि इसके चारों का विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी तक फैला हुआ है। क्षेत्र से मतलब ऐसा है कि इसका प्रभाव कितनी दूरी तक देखने को मिल रहा है, इस आवेश का प्रभाव कितनी दूरी तक इसके चारों ओर देखने को मिल रहा है, वो कहलाता है उसका विद्युत क्षेत्र। जैसे किसी व्यक्ति के नाम से किसी अन्य स्थान पर उसके नाम से कार्य हो जाता है तो वो कहलाता है उसके क्षेत्र, की उसका नाम वहां तक चल रहा है, उसका एरिया वहां तक फैला हुआ है। इसी प्रकार से आवेश का प्रभाव जितनी दूरी तक हम देख सकते हैं उसके चारों को क्या कहलाता है? वो विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो किसी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा उस आवेश का? विद्युत क्षेत्र। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आवेश है, मेन आवेश जो बीच में रखा हुआ है, इससे इस आवेश की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है। अच्छा, जो साइंटिस्ट ने जो विद्युत क्षेत्र के बारे में पता करा था, वैज्ञानिक ने, वो उन्होंने यहाँ पे लिया था परीक्षण धनावेश। ठीक है, क्या लिया था? परीक्षण धनावेश। तो पहले थोड़ा परीक्षण धनावेश के बारे में बता देते हैं। जो आपका परीक्षण धनावेश होता है, परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश, इसको हम लिखते हैं क्यू नॉट से। और ये जो आवेश होता है वो होता है काल्पनिक आवेश होता है, काल्पनिक काल्पनिक आवेश होता है। दूसरी बात, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है, खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। ठीक है, ये एक ऐसा आवेश है जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नगण्य होता है, जो केवल क्या करता है? दूसरे के विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? परीक्षण धनावेश। इसके नाम में भी आ रहा है धनावेश, तो ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ये जो मेन आवेश है, इससे कुछ दूरी पर ये परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। इस परीक्षण धनावेश को अभी जो दूरी है वो सबसे ज्यादा है, तो मान लीजिए बिंदु है ए, और इस परिच्छेद के अंदर अनेक बिंदु होंगे, हम कहीं भी ले ले रहे हैं। एक बिंदु ए है बिल्कुल सीमा पर इसकी, एक बिंदु है बी, और एक बिंदु ले रहे हैं सी। अगर इस आवेश को हम देखें और इस आवेश को देखें तो दोनों हैं अधिकतम दूरी पर। चूंकि हम जानते हैं कूलाम के नियम से, अगर कि जो कूलाम का नियम होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आवेश हैं, तो दोनों के बीच बल लगेगा और उस बल को बोलते हैं विद्युत बल। ठीक है ना? आवेशों के बीच लगने वाले बल को बोलते हैं विद्युत बल, जो दिया था कूलाम ने। इसके बाद दूसरा नियम हम देख रहे हैं कि जो विद्युत बल है वो दूरी के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दूरी के व्युत्क्रमानुपाती मतलब है कि दूरी अगर बढ़ेगी तो बल का मान घट जाएगा, दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घट जाएगा, और अगर दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जो दूरी है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वो बहुत कम होगा। अच्छा, यहाँ से उठा कर इस आवेश को थोड़ा और पास ले जाए इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही,
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लगने वाला बल है इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। यहाँ इस बिंदु पर ए पर बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। फिर हम देख रहे हैं कि बी बिंदु से उठाकर सी बिंदु पर जब ले जाएंगे इस आवेश को, परीक्षण आवेश को, तो यहाँ पे जो लगने वाला बल होगा इस आवेश के कारण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से ऐसे जाएंगे कि बीच में भी बिंदु होंगे इसके, और बहुत सारे बिंदु होंगे, मैंने 3 बिंदु ले लिए। अगर इन बिंदुओं पर रखने पर हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग मान दे रहा है, कहीं ज्यादा है, कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है। और ज्यादा इसके पास ले जाएंगे तो वैद्युत बल का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो अलग अलग बिंदुओं में वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग होता है। कहाँ पर कितना होता है तो इसको बताती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। इसको कौन बताता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला टॉपिक हमारा वो ही, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा बता देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे वो ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु है ए, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, वो मान के चलते हैं E इक्वल टू 5 न्यूटन प्रति कूलम है। और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान के चलते हैं कितनी है, 7 न्यूटन प्रति कूलम है। और सी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान के चलते हैं कितनी है, 9 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है ना। यानी कि हम देख रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जितनी ज्यादा दूरी होगी वहां पर उसका मान कम होगा। यहाँ जो ई है वो प्रति कूलम आवेश पर लगने वाला बल ही है, यानी 1 कूलम आवेश पर यहाँ पर कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन का। बी बिंदु पर इसको उठा कर आगे रखेंगे परीक्षण आवेश को, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 कूलम आवेश पर प्रति कूलम है, प्रति कूलम आवेश मतलब 1 कूलम, 1 कूलम आवेश पर 7 न्यूटन बल लग रहा है। और आगे बढ़ा के रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो प्रति कूलम उसी 1 कूलम आवेश पर बल कितना लग रहा है, 9 न्यूटन। तो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तीव्रता प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, या ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के मान को ही, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास कोई आवेश है Q, और इस आवेश के चारों ये इसका फैला हुआ है वैद्युत क्षेत्र। अभी मैंने बताया था कि इस आवेश के अंदर का, सॉरी इस क्षेत्र के अंदर 3 बिंदु ले लें, एक बिल्कुल सीमा पर, एक ये और एक सी। तो हम देख रहे थे कि दूरी ज्यादा होने का, यहाँ पर रखा हुआ आपका परीक्षण आवेश, दूरी ज्यादा होने के कारण इस बिंदु की तीव्रता है वो कम होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे कम होगा। बी बिंदु पर तो इसको रखेंगे जब उठा के तो देख रहे हैं दूरी कम हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी तो वैद्युत बल का मान बढ़ जाएगा, यानी जो वैद्युत बल होता है आपका दूरी के बढ़ के व्युत्पन्नपाती होता है। तो हम देख रहे हैं दोनों आवेशों के बीच ए बिंदु के लिए दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होगी तो वैद्युत बल का मान घट जाएगा। अगर इसको उठा के अब बी बिंदु पर रखेंगे तो बी बिंदु पर हम देख रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो दूरी यहाँ पे घट गई है, पहले से कम हो गई, तो थोड़ा सा बल बढ़ जाएगा। अब जब उठा के इस परीक्षण में इसको कहाँ रखेंगे, सी बिंदु पर, तो यहाँ दूरी बहुत कम है तो यहाँ पर वैद्युत बल का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र जो है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है, और किस बिंदु पर कितना होता है उसको ज्ञात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा। जैसे इसकी परिभाषा ये भी है कि वैद्युत क्षेत्र के मान को ही, अलग अलग बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसके मान को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो इसकी परिभाषा है छोटी सी कि वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं, ई से। उसका पॉइंट लिख लेना आप कि वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जो ये विद्युत क्षेत्र है वो एक आपकी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है।
सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी, दिशा किधर होती है, तो उसके लिए हम पहले जानेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, उसके आधार पर आपको बताएंगे। उसका फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का E बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। यहाँ से इसका मात्रक भी बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बनाएंगे, या इसकी पहले परिभाषा बना लेते हैं। चलिए यहाँ से परिभाषा के लिए क्या बनाएंगे, यदि देखिए यदि Q का मान, यदि Q का मान हम 1 कूलम ले लें, Q नॉट का मान कितना ले लें, 1 कूलम। Q नॉट क्या है यहाँ पर हमारा परीक्षण धनावेश। तो यहाँ पर जो आवेश रखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण धनावेश, इसको Q नॉट से व्यक्त करते हैं। इस परीक्षण धनावेश को हमने मान के लिया 1 कूलम। अब 1 कूलम वैल्यू जो यहाँ पे आप रखेंगे तो जो E है वो किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनती है कि एकांक परीक्षण धनावेश में वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी 1 कूलम आवेश पर कितना बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र में, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो ही हमारी कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कितना माना था, अभी 5 न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान के चली थी कितने, 7 न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पे कितना माना था, 9 न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब यह है कि 1 कूलम आवेश पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है बिंदु ए पर। तो इसका मतलब यह है कि बिंदु जब बी पर आएंगे तो वहां पर 1 कूलम आवेश पर कितने न्यूटन बल लगेगा, 7 न्यूटन का। और यहाँ पर सी बिंदु पर जब लेके आएंगे उसको परीक्षण धनावेश को, तो वहां का मतलब है कि 1 कूलम आवेश पर 9 न्यूटन का बल लगेगा। कितने का, 9 न्यूटन का। तो अलग अलग बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से इसकी आपकी परिभाषा बन चुकी है क्या, कि इसके अंदर हम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो कुछ और नहीं, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही होता है, ठीक है ना। यहाँ मैं बता रहा था कि तभी कि हमारी जो क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो उसके लिए आप इधर देखिए चित्र में, जैसे हमने यहाँ पर 3 बिंदु लिए थे, ठीक है ना, और तीनों बिंदु पे हमने क्या रखा था, परीक्षण धनावेश। ये बिंदु ए है, बी है और एक सी है, ए बी और सी। यहाँ पे हमने रखा था परीक्षण धनावेश। यही बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कौन बताता है, परीक्षण धनावेश। जिस दिशा में परीक्षण धनावेश पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही मानी जाएगी। जैसे अभी मान के चलते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर आवेश रखा है वो भी धनावेश है, और परीक्षण धनावेश कैसा होता है, धनावेश ही होता है। तो हमें पता है दो धनावेशों के बीच जो बल लगता है वो कैसे लगता है, प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये वाला आवेश इस पर लगाएगा बल, तो इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी इससे दूर की ओर होगी, यानी धनावेश से दूर की ओर होगी। यहाँ रखेंगे तब भी इधर के लिए जाएगा, यहाँ रखेंगे तब भी इधर, दोनों के लिए बल प्रतिकर्षण बल ही लगेगा तीनों बिंदु पे। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कौन बताएगा, इसके कारण लगने वाला इस पर बल, और जो जिस दिशा में भागेगा परीक्षण धनावेश, जिस दिशा में भागेगा इधर को या उधर को, जिधर भी भागे, जिस दिशा में भागेगा वही होगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस दिशा में बल लगेगा वही कहलाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश से दूर होती है। और बात करें माइनस क्यू आवेश की, तो माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। अभी इसके गुण लिखवाएंगे तो वहां बताएंगे क्यों होती है, ठीक है ना।
तो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर होती है और माइनस क्यू आवेश की ओर माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। हाँ, ठीक है ना। तो इसका मात्रा को बीमार रहेगी वो भी बता देते हैं इसी साथ, इसको रख कर देते हैं, फिर सेट में आ जाएगा। फिर पूछे जाते हैं आपसे वैद्युत क्षेत्र की मात्रक व विभव। यहाँ पे लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक के लिए आपको देखना पड़ेगा फार्मूला। फार्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्यू रखो या क्यू नॉट रखो, जिस पर लगने वाला बल की बात करते हैं। तो सॉरी, आवेश पर लगने वाले बल की बात करते हैं, जिस आवेश पर बल लग रहा है उसे रखते हैं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं ऊपर जो है बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। और नीचे जो है वो हमारे पास है कूलाम, कूलाम का मात्रक होता है सॉरी आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो ये आपका बन गया मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। शॉर्ट में लिखेंगे एन अपॉन में सी, न्यूटन प्रति कूलाम। अब बनाएंगे इसकी विमा, तो विमा भी देख लेते हैं साथ में। विमा तभी बनेगी जब मात्रक आपको पता होगा। मात्रक बना लेंगे तो विमा भी बना लेंगे, और विमा बना के मात्रक भी बना सकते हैं। विमा से मात्रक बना लेंगे, मात्रक से विमा। वैद्युत क्षेत्र की विमा बहुत पूछे जाते हैं। विमा के लिए देखिए मात्रक सामने रखा हुआ है, यहाँ लगाएंगे E इक्वल टू, या ऐसे लिख दिए शॉर्ट, E की विमा, E की विमा बनाएंगे तो ऊपर कौन सा भौतिक राशि है, बल। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और नीचे कौन है, कूलाम, कूलाम की विमा क्या होती है, एटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर ले जाके तो एम एल ऐसे रहेगा, टी माइनस टू है और यहाँ प्लस का वन है, प्लस का वन ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो इसमें आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का थ्री। इसी प्रकार ए की पावर यहाँ प्लस वन है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो हो जाएगी माइनस का वन। तो ये बन गई आपकी विमा, ए की विमा, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की विमा। ठीक है, तो ये आपसे दोनों बहुत पूछे जाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तब वैद्युत क्षेत्र की विमा और मात्रा बताइए। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे हम क्या कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज आपको रहेगी बताने के लिए, वो भी साथ में बता ही देते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम दर्शाते हैं सीधी रेखाओं द्वारा, इस प्रकार से समांतर। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं इस प्रकार से। जब भी हमें कोई डेरिवेशन करना होगा तो वहां पे हम जब एक समान वैद्युत क्षेत्र लेंगे तो उसको कुछ इन रेखाओं के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश ले लिया, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जो इसके क्षेत्र के अंदर है, तो बिंदु आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लिखाएंगे उसको ज्ञात करने के लिए हमें मानना पड़ेगा परीक्षण धनावेश। तो हम क्या करते हैं, जो बिंदु P है यहाँ पे एक रख देते हैं परीक्षण धन आवेश। अब देख रहे हैं हम क्या कि एक आवेश ये है और एक परीक्षण धन आवेश ये है, दो आवेश हो गए और दोनों आवेशों के बीच की कुछ दूरी भी है। ठीक है ना, तो इन दोनों आवेशों के बीच कोई बल लगेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बल निकालेंगे और बल के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता लिखाने से पहले बच्चे क्या होते हैं कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं लिख पाते, यानी मान आकर के। तो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है, लिख भी दिया मैंने, आप उससे देख लेना। क्या करना है, कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण, तुमने मान लिया बिंदु आवेश Q है से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चित्र से लिखा जाता है। ठीक है, अब बिंदु P पर कोई आवेश रखा है माना करके, माना कोई बिंदु P है जिस पर आवेश है Q नॉट, इस आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, क्यों, तो ये दो आवेश है, दो आवेशों के बीच लगता है बल। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है क्या है कि माना कोई बिंदु आवेश Q जिससे r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P बिंदु पर।
माना बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश है या स्थित है जिस पर लगने वाला विद्युत, दो आवेश है, दो आवेश के बीच कौन सा बल लगता है, विद्युत बल। तो उसके लिए हम लगाएंगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। इसका यूज करेंगे तो देख रहे हैं हमारे पास क्या, एक आवेश है Q और दूसरा है Q0। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q × Q0 अपॉन में R²। ठीक है, ये होगा आपका समीकरण। अब ये बल आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी हो इन दोनों आवेशों के बीच लग रहा है, ठीक है ना। तो बिंदु P पर विद्युत की तीव्रता होगी, बल लग रहा है तो लिख लेंगे चूंकि यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E का फार्मूला भी इसकी परिभाषा से हमने पढ़ा है, E = होता है F अपॉन में Q0, लगने वाला परीक्षण जो परीक्षण है इसको रखते हैं विद्युत क्षेत्र में। यहाँ हम देख रहे हैं F अपॉन में Q0। F क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल अभी हम निकाल लिया कूलम के नियम से, इसको इस बल को उठा के यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 से। दिखता होगा यहाँ पे, नहीं दिखते, एक मिनट नहीं आ पाएगा, इधर लिख देते हैं। इसके बाद क्या कर लेना, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण से जो F का मान है ये पूरा यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो E = आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 नहीं है Q0 अपॉन में R², बटे में क्या है एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन से ऊपर वाला एप्सिलॉन कट जाएगा तो हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर बचेगा Q अपॉन में आ जाएगा R²। ठीक है, तो ये होती है आपकी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ हम देख रहे हैं जो तीव्रता है वो भी दूरी कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब दूरी अगर बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान भी घटता जाएगा, आवेश से दूरी बढ़ाने पर तीव्रता का मान घटता जाएगा। चूंकि तीव्रता जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है इसलिए यहाँ पर जो Q का मान है वो चिन्ह सहित नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना आप, उपयुक्त सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते, ठीक है ना। तो आपकी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R²। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ देखते हैं नोट तीव्रता के बारे में, कुछ खास है जो आपके यूज होते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो निर्वात के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, निर्वात के लिए वो हमारी यही रहती है, ये भी दिखा रही थी, वो निर्वात की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन में R²। ये आपके निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है।
ये जो तीव्रता है वो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश का मतलब है एक अकेले आवेश के कारण। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं निर्वात की हो गई। अब देखें माध्यम में कितनी होती है। माध्यम में या माध्यम के लिए जो तीव्रता होती है वो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के और Q अपॉन में R²। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। इस माध्यम में हम प्रदूषण की तीव्रता आवेश के कारण दिखा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नोट अलग जो इससे थोड़ा सा है वो देख लीजिए, या 3 नंबर डाल लीजिए इसमें। 3 नंबर में क्या है? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु है, इसके 3 पार्ट कर देते हैं इसे। मान लेते हैं कोई बिंदु है P, जो भी लिया था उसी प्रकार से। ठीक, और उस बिंदु पर जो तीव्रता है वो 2 आवेशों के कारण प्राप्त हो रही है। तो पहले आवेश के कारण मान लेते हैं कि वो E1 है, और दूसरे आवेश के कारण मान लेते हैं वो भी E2 है, और दोनों तीव्रता क्या है? सेम दिशा की है, एक ही दिशा में जा रही है दोनों तीव्रता। तो इनका परिणामी इस बिंदु P पर कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? दोनों तीव्रता को जोड़ देंगे, सेम दिशा की होंगी तो जोड़ देंगे। तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू जो आएगी वो E1 प्लस E2 करके निकालेंगे। ठीक है ना। अगर दोनों तीव्रता समान दिशा की होंगी तो उनका परिणामी उस बिंदु पर जोड़ के निकालेंगे। परिणामी मतलब होता है कुल तीव्रता निकालेंगे। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट इसका बना देते हैं। यदि किसी बिंदु P पर हमें 2 आवेशों के कारण तीव्रता मिल रही है और दोनों क्या है? विपरीत दिशा की है। जैसे कि मान लेते हैं कि E1 के पहले आवेश के कारण मिल रही है E1 इधर के लिए, और दूसरे आवेश के कारण मिल रही है E2 इधर के लिए। तो यहाँ पे जो तीव्रता है इस बिंदु P पर वो दोनों विपरीत दिशा की, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। विपरीत दिशा की जो तीव्रता होती है उनको कैसे निकालते हैं? तो उनको निकालते हैं घटाकर, यानी कि माइनस कर। तो उनका परिणामी जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? अंतर करके। तो अभी तो पता नहीं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस का चिन्ह लगा देंगे, यानी अंतर का। इस प्रकार से होता है। सॉरी, E2 E1 डिफरेंस E2। अब जो बड़ी होगी उसमें से घटा देंगे इसको। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट एक और है। अगर दो तीव्रताएं किसी बिंदु पर इस प्रकार मिल जाएं कि एंगल बनाती हो। मान लेते हैं कि E1 इधर के लिए और E2 थीटा कोण पर ऊपर के लिए, इधर भी मान लें, लेकिन कुल मिलाकर दोनों के बीच एंगल होना चाहिए कितना? थीटा। तो इनकी तीव्रता कैसे निकालते हैं? तो इनकी तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला होता है सदिश योग का, E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है। किसी बिंदु पर दोनों तीव्रताएं सेम दिशा की होंगी तो उनको जोड़कर निकालेंगे। किसी बिंदु पर विपरीत दिशा की तीव्रताएं मिलेंगी तो उनको घटा कर निकालेंगे, बड़ी वाली में से छोटी को। और किसी बिंदु पर थीटा कोण पर दोनों तीव्रताएं मिल रही हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ। चौथा पॉइंट डाल लीजिए आप कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दें तो उस पर बल किधर लगेगा, ठीक, और क्यों लगेगा, देखते हैं। पहले देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के बल का फार्मूला क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा आपने पढ़ी थी वो थी E इक्वल टू F अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू F अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम F का मान निकालेंगे। F बराबर आ जाएगा Q इंटू E। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। ठीक है। अब देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में पहले हम प्लस चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज जो है उस पर वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है इस पे वो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, प्लस आवेश पे। किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसको आपको ध्यान रखना है। वो कितना होगा बल? तो हो जाएगा आपका F बराबर Q इंटू E। Q आवेश है तो यहाँ भी Q रखा जाएगा, Q नॉट होगा तो यहाँ भी Q नॉट रखा जाएगा। ठीक है ना। अगर इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर या कोई वैद्युत क्षेत्र हो किसी आवेश का, उसके अंदर अगर हम रखते हैं क्या? माइनस आवेश। कौन सा आवेश?
माइनस। तो माइनस आवेश में जो बल लगता है वो लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। सेम ही बल लगता है, इतना ही, केवल किधर लगेगा, विपरीत दिशा में। तो हो जाएगा F बराबर Q इंटू E। प्लस और माइनस चार्ज दोनों पर क्या होता है, बल लगता है वैद्युत क्षेत्र में, लेकिन किधर लगता है, प्लस आवेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस आवेश पर लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है ना। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ले लें तो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है माइनस, तो उस पर जो बल की गणना करेंगे वो लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर कोई प्रोटॉन रखा है तो प्रोटॉन पर जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की सेम दिशा में। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसको आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज है उस पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद जानेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उसको समझने से पहले आप पहले ये जानिए कि जैसे हमारे पास एक आवेश ये है प्लस क्यू आवेश, और एक आवेश ये है प्लस क्यू आवेश। ठीक है ना। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी दो आवेशों को ये पास लेके आएंगे तो एक दूसरे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, या दोनों आवेश कैसे हो, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज, या एक पे प्लस हो या एक पे माइनस। अगर दोनों समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और विपरीत आवेश है तो आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों समान आवेश हो तो उनके बीच बल लगता है, लेकिन वो बल जो लगता है वो दिखता नहीं है, और दिखता नहीं तो बल के कारण ये जो आवेश है एक दूसरे से दूर भागते हैं। किसके कारण भागते हैं, तो क्या होता है कि इन जो आवेशों से क्या होता है, बल रेखाएं निकलती हैं। वो कैसी होती है, काल्पनिक होती हैं, दिखती नहीं है। जिसका एक आवेश दूसरे आवेश को दूर से ही भगा देता है अगर समान आवेश है तो, और विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो उनमें से क्या होती है, बल रेखा निकलती है। जैसे प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से बल रेखा निकलती है। ठीक है, अब इसके गुण लिखवाएंगे वहीं बताएंगे। तो क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से सभी दिशाओं में निकलती हैं, सभी दिशाओं में लेकर के दूर के लिए आती हैं प्लस आवेश से। जबकि माइनस आवेश की बात करें तो माइनस आवेश से दूर से आकर माइनस आवेश से समाप्त हो जाती हैं। ये इसके गुण है, अभी मैं बता दूंगा। पहले आप इसको देख लीजिए, बल रेखा क्या होती है। कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती हैं। कैसी होती हैं, काल्पनिक, दिखती नहीं, खाली कल्पना मात्र है, होती है, जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है। किसको, वैद्युत क्षेत्र को, इसका वैद्युत क्षेत्र कितनी दूर तक फैला हुआ है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। सबसे पहले गुण आता है आपका कि कोई धनावेश अगर रखा हुआ है, इसको पहले रब कर देते हैं, नहीं बना देंगे। मैं बोलता जाऊंगा, आप लिख लेना, क्योंकि गुण 5-6 लिखने में टाइम लगेगा। पहला गुण जो है पहले समझा देता हूँ। जैसे कि कोई प्लस आवेश है तो इस प्लस आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं वो प्लस आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है। किधर जाती है, अनंत की ओर, इस प्रकार से दूर के लिए जाएंगी। तो यही गुण है पहला। अब लिख लेना, मैं बोले देता हूँ कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं लेकर कर अनंत की ओर जाती हैं। धन आवेश से वैद्युत बल रेखा लेकर के अनंत की ओर जाती हैं। ये मैंने 4 ही दिखाई, ऐसे बहुत होती हैं। अनंत बल रेखा होंगी, सब काल्पनिक होंगी, ऐसे जाएंगी दूर के लिए। मतलब क्या है कि आवेश से दूर जाती है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, क्या लिखोगे कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं लेकर कर अनंत की ओर जाती हैं। दूसरा गुण है इसका आपका, अगर धनावेश की जगह हम ऋणावेश ले लें, जैसे ये, तो इसमें क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखा अनंत से आ रही हैं वो इस पे आके समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से अनंत से आने वाली वैद्युत बल रेखाएं इस पे आके समाप्त हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी होंगी। बहुत सारी बल रेखाएं होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या रखेंगे कि ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश में लेकर के जाती है अनंत की ओर, ऋण आवेश पे अनंत से आकर समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा गुण क्या हुआ आपका कि ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा गुण,
तीसरा गुण है आपका वो, अगर मैं दो आवेश ले लूं जैसे कि प्लस आवेश, और ये भी कैसा है, प्लस आवेश, ठीक है ना। तो हमें पता है प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और कहाँ जाती है, अनंत की ओर। और ये भी प्लस आवेश से भी विद्युत बल रेखा निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, अनंत की ओर। तो समान आवेशों के बीच जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो लचकदार डोरी के समान पीछे की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से जो विद्युत बल रेखा निकलेगी वो इस प्रकार से पीछे की ओर मुड़ जाएगी। 2-3 दिखा देना बस, इस प्रकार से। इसी प्रकार इसमें भी जो विद्युत बल रेखा है वो इससे लेकर के कर जाती है अनंत की ओर। लेकिन होता क्या है, ये पीछे की साइड मुड़ जाती हैं, समान आवेश होते हैं। तो इससे हमें इस बात की पुष्टि मिलती है कि दो धनावेशों के बीच या दो समान आवेशों के बीच क्या होता है कि जो वैद्युत बल रेखा है लचकदार दूरी के समान पीछे मुड़ जाती है। यानी कि इससे पता चलता है कि दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो इसमें आप क्या लिखेंगे तीसरे गुण में कि समान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान पीछे मुड़ जाती है, लचकदार डोरी के समान पीछे मुड़ जाती है। उसके बाद आपका आता है चौथा गुण। उसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं इसमें विपरीत आवेश ले लेते हैं, एक प्लस आवेश है और एक है माइनस आवेश, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। तो हमें दोनों गुण के अभी दोनों आवेशों के गुण के बारे में भी उन्होंने बताया है कि प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल कर अनंत की हो जाती है और आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर इस पर समाप्त हो जाती है, ऋणावेश पर। तो जब इन दोनों को पास लाएंगे तो होगा क्या, हमें पता है धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, तो इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो किधर की हो जाएंगी, अनंत की ओर। तो सामने रखे आवेश पर आकर समाप्त हो जाएंगे। इससे भी दूसरी बल रेखा रखेगी वो इस पर आकर समाप्त हो जाएगी, इससे भी दूसरी बल रेखा रखेगी उस पर आकर समाप्त हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो दो समान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं धनावेश से लेकर कर क्या होती है, ऋणावेश पर प्रवेश करती हैं, समाप्त हो जाती हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। चौथे गुण में क्या लिखेंगे कि समान आवेश सॉरी विपरीत आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं धनावेश से लेकर कर ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। चौथे गुण में क्या लिखेंगे कि धनावेश से लेकर कर विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर आप एक गुण और देखना, यहीं से पता चलता है। गुण नंबर 5 देखते हैं कि जो ये वक्र बनना है इसको बोलते हैं वक्र। विद्युत बल रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये होता है वक्र, बोलते हैं इसको वक्र, यानी इंग्लिश में बोले कर्व। तो ये देखिए एक साइड से खुला हुआ है, यानी इस प्रकार से जा रही है ऐसे करके, केवल एक साइड से, या नीचे वाली तो इस प्रकार से, केवल इस प्रकार से जा रही है, कोई भी ऐसे जाकर और फिर ऐसे वापस नहीं आ रही। इस प्रकार का जो वक्र होता है बोला जाता है बंद्र वक्र। कौन सा होता है, बंद वक्र। और ये जो वक्र है ये बोले जाते हैं खुला वक्र, बोला जाता है खुला वक्र। तो जो वैद्युत बल रेखा होती है वो किस प्रकार का वक्र बनाती है, ओपन है ना, तो बोलते हैं खुला वक्र बनाती है। इसमें क्या लिखेंगे 5वें गुण में कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अगर बात करें इनकी कि ये बंद वक्र कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपका चुंबकीय बल रेखाओं में। किसमें बनता है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से लेकर के साउथ में जाती है, साउथ से फिर आती है नॉर्थ की ओर, तो वहां पे बनता है बंद वक्र। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र में बल रेखा है वो नॉर्थ से लेकर के साउथ पे जाकर समाप्त, सॉरी प्लस धनावेश से लेकर के किस पे, ऋणावेश पे जाकर समाप्त हो जाएगी, तो केवल खुला वक्र बनाएगी। तो इसमें आपने 5वें वाले में क्या लिखेंगे, 5वां कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, ठीक है ना। 5 हो गए। इसके बाद एक 3 गुण और है जो आपसे पूछे हुए हैं एग्जाम में, इसको रब कर देते हैं, चित्र भी बना लेना साथ में। छठा गुण, छठे के बारे में बात करें तो हमने अभी परिभाषा में बताया, तो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं अगर वो एक दूसरे समान दूरी पर है। किस प्रकार से, इस प्रकार समान दूरी पर, तो ये वैद्युत बल रेखाएं बोली जाती है एक समान वैद्युत क्षेत्र।
कहने का मतलब ये है, छठे गुण में आप क्या लिखेंगे कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, वहां का वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है ना। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर तथा पास पास होती हैं तो वहां का वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। इसके बाद आपका आता है सातवां गुण। गुण तो बहुत सारे हैं, इसके बाद एक रह जाएगा, वो भी आप देख लेना। क्वेश्चन गुण है आपका सातवां। सातवें गुण में क्या है, आपने देखा है कि कोई बल रेखा जो इस प्रकार से जा रही है, तो ये बल रेखा ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं होती है। वैद्युत बल रेखा में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं ऐसे छोटे छोटे, इस प्रकार से अनंत बिंदु होंगे। हम किसी एक बिंदु को ले लें, यहाँ पे लेते हैं एक पी है, यहाँ पे ले लेते हैं एक क्यू है, और यहाँ पे ले लेते हैं क्यू आर। ठीक है। अगर इस वैद्युत बल रेखा के इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें, इस प्रकार से वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पी पर हम स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा को व्यक्त कर रहा है कि अभी वैद्युत बल रेखा की दिशा यहाँ पे इस बिंदु पर किधर थी, इधर के लिए। अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दें तो इस बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी वो उधर के लिए होगी, ऐसे करके। अगर आर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो उसकी दिशा इधर के लिए हो जाएगी। ठीक है ना। तो गुण ये बनता है आपका कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, केवल उसी बिंदु पर ध्यान रखना, उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे पी बिंदु पर देख रहे हैं तो वैद्युत बल रेखा की दिशा ऊपर के लिए है, क्यू बिंदु पर देख रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा नीचे झुक गई, आर बिंदु पर देख रहे हैं तो इसकी दिशा इधर के लिए हो गई। तो ये बिंदु के लिए बताती है। ठीक है ना। तो बिंदु वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा की उस बिंदु पर दिशा को व्यक्त करती है, ये लिख लेना आप। इसके बाद लास्ट आपका रह गया तो काम का है बहुत। क्वेश्चन भी बनता है कि इस पे कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात जब वैद्युत बल रेखा एक इस प्रकार से जा रही है और एक दूसरे का इस प्रकार से निकल जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बिंदु है वहां से दोनों बल रेखा लेकर के जा रही है, जो बिंदु है हमारा पी, यानी यहाँ पर ये काट रही है, पी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट के जा रही है। ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों? तो अभी मैंने बताया, देखिए ध्यान से। अगर कोई वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट रही है तो जो कटान बिंदु है उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे। देखिए इस वाली रेखा के लिए स्पर्श रेखा खींचे, पहले इस वाली वैद्युत बल रेखा के स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऊपर के लिए जाएगी इस प्रकार से। ठीक है ना। और इस वाली वैद्युत बल रेखा के लिए हम स्पर्श रेखा खींचे इस बिंदु के लिए तो वो इधर के लिए जाएगी, कॉमन बिंदु है ना दोनों बल रेखाओं का, तो इधर के लिए जाएगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैद्युत बल रेखा की दिशा है वो एक बिंदु पर दो प्राप्त हो रही है, इसके लिए भी दो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं और इस वाले के लिए भी दो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। अब आप खुद सोच के बताइए, क्या कभी एक टाइम में किसी व्यक्ति की दो डायरेक्शन हो सकती है, यानी दो दिशाएं हो सकती हैं? ऐसा संभव ही नहीं होता है। जैसे मैं अभी इस दिशा में जा रहा हूँ तो उसके साथ साथ क्या इस दिशा में चल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं है। वैसा ही है ऐसे कि किसी बिंदु पी पर अगर कोई दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दिशा कितनी संभव हो जाती है? दो, जो कि संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। आठवें गुण में आप क्या लिखेंगे, इसका चित्र बना लेना दोनों का। आठवें गुण में क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कारण क्या देखेंगे, कारण आप बताएंगे कि कटान बिंदु पर क्या लिखेंगे कि कटान बिंदु पर वैद्युत बल रेखा की दो दिशाएं संभव होती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि एक टाइम में किसी व्यक्ति की दो दिशाएं संभव। ठीक है। तो इसमें आप लिख लेना कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं की दो दिशा होंगी, जो कि संभव नहीं है। बस इतना लिखना है। चलिए इसके बाद आप कुछ देखते हैं, पहले से रब कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो चित्र बना हुआ आपको। चलिए अब देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, परिमाण कैसे हो समान, ठीक है, लेकिन चार्ज में आवेश कैसे हो विपरीत, और एक दूसरे से कैसे रखे हो अल्पतम दूरी, यानी कि बहुत कम दूरी पर। ठीक है।
तो इन बातों का ध्यान रखना द्विध्रुव आवेशों के लिए कि समान परिमाण के हों और चार्ज में चिन्ह भी कैसा हो उनका विपरीत, और किस प्रकार रखे हों बहुत कम दूरी पर। तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी जब दो आवेश चार्ज में कैसे हो अलग अलग, ठीक है, लेकिन उनका परिमाण कैसा हो समान, और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आवेश नहीं कहते, वैद्युत द्विध्रुव। जब दो आवेश जिसका परिमाण कैसा हो समान लेकिन चार्ज में कैसे हो अलग अलग और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस आवेश है और दूसरा ये माइनस आवेश है, ठीक है ना, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो बहुत कम 2L के रूप में यहाँ पे ली जाती है। क्यों ली जाती है ये मैं बता दूंगा। तो ये जो सिस्टम बनता है जिसमें एक प्लस आवेश होगा एक कैसा होगा माइनस आवेश, लेकिन इन जो आवेशों के मान है यानी परिमाण, कहने का मतलब ये है कि अगर एक आवेश 2 कूलाम का है तो दूसरा भी 2 ही कूलाम का होगा, यानी इनके परिमाण समान होने चाहिए। एक 4 कूलाम का है तो दूसरा भी 4 कूलाम का ही होगा, इस प्रकार से, लेकिन चिन्ह इनके अलग अलग हों, एक प्लस एक माइनस, और कैसे रखूँ अलगतम दूरी पर, ठीक है ना। जैसे कि हम जैसे जूते या चप्पल लेके आते हैं तो हम क्या कहते हैं उनको एक बाएं पैर का होता है एक दाएं पैर का होता है, लेकिन उनके जो नंबर होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं विपरीत विपरीत, एक बाएं पैर में पड़ जाता है एक दाएं पैर में पड़ जाता है, लेकिन उनके जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं सेम, यानी 7 नंबर तो दोनों पैर में 7 ही नंबर आएगा, अगर 8 नंबर आता है तो 8 ही नंबर आएगा दोनों पैर में, यानी जो जोड़ा मिलेगा वो एक साथ 8 नंबर का ही मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ जो आवेश लेंगे वो जोड़े में लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, और दोनों के परिमाण कैसे होंगे आपस में समान ही होंगे, लेकिन उनकी अगर दूरी हम कहते हैं बहुत कम है, बहुत कम का मतलब आप समझते हैं बहुत कम, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एक HCl जो है H2 है, ठीक है, आदि कर देते हैं, ये जो होते हैं इनको जब आप तोड़ेंगे, मैं यहाँ बना देता हूँ, इनको जब आप तोड़ेंगे छूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो H पे प्लस चार्ज आ गया और Cl पर माइनस चार्ज आ गया, है ना। अब ये क्या है HCl एक अणु है, एक अणु, अब आप सोचिए एक HCl का एक अणु है कितना छोटा होगा। अब इतना छोटा अणु जिस पे परिमाण कैसा है समान है लेकिन विपरीत आवेश है, ठीक, और बहुत कम बहुत छोटा होगा, इतना छोटा बहुत ज्यादा छोटा, तो इस प्रकार के निकाय को जो बनेगा इस निकाय को हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। अब बात करें कि इसकी जो लंबाई है वो 12 क्यों लेते हैं, इन दोनों आवेश को मिलाने वाली आवेश जो रेखा बोली जाती है, ठीक है ना। अब ये द्विध्रुव है, अगर द्विध्रुव में कोई लंबाई हमें मापनी होती है, सेम मार्कर है ना, हम कह देते हैं ये प्लस आवेश है और इस साइड रखा है माइनस आवेश, ये होगा आपका द्विध्रुव, और इसमें जो दूरी नापी जाएगी तो कोई एक सिरे से नहीं नापी जाएगी, ठीक इसके मध्य पॉइंट से नापी जाएगी। कहाँ से, मध्य पॉइंट, इसको लेते ओ, यहाँ से नापी जाएगी। क्यों, अगर यहाँ से नापेंगे तो इधर दूरी रह जाएगी आपकी L और इधर रह जाएगी आपकी L, और L को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 12 इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आप डेरिवेशन करेंगे डेरिवेशन में 12 लेने में थोड़ी हमें सहूलियत हो जाती है, अगर हम 12 की जगह L ले लें तो उसका आधा करना पड़ेगा, फिर वहाँ डेरिवेशन थोड़ा कैलकुलेशन उसमें बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर कितना मान के चलते हैं 12, ठीक है ना। तो इस प्रकार का निकाय हमारा क्या कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव, इसमें समान परिमाण के दो आवेश हों और दोनों एक दूसरे अल्पतम दूरी पे हो, चिन्ह में कैसे हो विपरीत, तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा वो हमारा कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों का परिमाण ले लेते हैं, आवेशों का परिमाण किसी एक का ले लेंगे बराबर, और उनके बीच की दूरी को गुणा करा दें। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा अभी मैं, आवेश ले लेंगे वैद्युत द्विध्रुव में और आवेशों के बीच की दूरी, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी यानी आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी, द्विध्रुव के बीच की बात कर रहे हैं, आवेश का परिमाण लेंगे द्विध्रुव में और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे लिखा जाता है पी से, किससे लिखा जाएगा ये पी से, इसकी परिभाषा लिख देते हैं।
वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। और ये हमारी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि क्या जगह नहीं बन रही है। एक पॉइंट हो गया आपका और एक ये है एक सदिश राशि। अब ये सदिश राशि है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो देखिए ध्यान से, एक प्लस आवेश और समान परिमाण का एक माइनस आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। और यहाँ पर अगर आवेश का परिमाण ले लें, केवल आवेश का क्या ले लें? परिमाण, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लें 12। इन दोनों का गुणा करा दे तो ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो दिशा होती है इसकी माइनस से प्लस की ओर, इस प्रकार से माइनस से प्लस की ओर, ये इसको मिलाने वाली रेखा होगी। इसमें आप ध्यान रखना कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें 2 भी दूरी नापी जाएगी। कहाँ से नापी जाएगी सारी दूरियां? इसके मध्य पॉइंट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला, P बराबर Q इंटू 12। एक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसका मात्रा विमा बना सकते हैं। थोड़ा चैप्टर तो कवर हो गया, थोड़ा इधर बना देते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी खाली। ऐसे में बना लीजिए आप, माइनस से किधर होती है? प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। वेक्टर डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगा सकते हैं। हाँ, क्या कहते हैं इसका मात्रक और विमा, इसकी परिभाषा बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो पहले इसका मात्रक बना लेते हैं, फिर सीधे लिख देते हैं मात्रक। मात्रक बनाने के लिए आपको इसके पास देखिए जरा फार्मूला में, ये Q यानी आवेश है और 12 यानी बीच की दूरी है। तो मात्रक बनाएंगे तो मात्रक क्या बनेगा आपका? Q कूलाम गुणे में 12 यानी दूरी, तो इसको ऐसे लिख लीजिए हाइफन लगा के। दूरी के मतलब मात्रक होता है मीटर। तो ये बन गया आपका मात्रक। अब मात्रक के आधार पर हम इसको बना लेंगे विमा। तो हमारे पास है Q, हमारे पास है Q की विमा होती है 80, गुणे में है L 12 यानी दूरी को लंबाई बनाते हैं तो लंबाई के लिए लगाते हैं विमा L। तो जब आप इसकी गुणा कराओगे तो ये बन जाएगा, ऐसे लिख देते हैं LTA, गुणा में आगे पीछे कहीं लिख देते, तो याद करने के लिए लिखते हैं, लता बन जाती है विमा से। तो क्या लिखेंगे इसको आप? LTA, इसकी विमा बनेगी LTA। और इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं
और मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इनकी परिभाषा एग्जाम में मात्रक सहित और विमा सहित बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन लेके। और आपको अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर जाएं। थैंक यू।